नमस्कार दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में आपने जितना भी पढ़ा होगा उससे कई गुना ज़्यादा पाठ्य सामग्रियाँ आपके व्हाट्सएप के जरिए आपके फ़ोन पर डेली उतरती हैं और आप नेहरू के लिए बनाए गए इन पूर्वाग्रहों को सच मानकर चल देते हैं, क्योंकि नेहरू के विषय में ना आपने पढ़ा है और ना आपने जाना है। ऐसे ही पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए हमने नेहरू पर कई वीडियोस बनाए हैं जिन पर क्लिक करके आप नेहरू का सच समझ सकते हैं। इसी क्रम में हमारा ये आज का वीडियो है। वीडियो का मुख्य विषय तो है नेहरू के विषय में एक और भ्रम दूर करना कि एक प्रधानमंत्री के पास कोई लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा था जब इस देश के प्रधानमंत्री के खाते में 2000 रुपये भी नहीं थे। क्या था वो वाकया जब ये बात पूरे देश के सामने आई और किस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ था, वो बेहद दिलचस्प है। लेकिन उसके साथ साथ इस वीडियो में कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जिसके जरिए आपको नेहरू से जुड़े हुए कई भ्रामक तथ्य दूर होंगे और शायद नेहरू के विषय में आप सच समझ पाएं। सोशल मीडिया पर नेहरू के विषय में 2-3 भ्रामक तथ्य बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ चलाए जाते हैं। पहले उन पर बात करते हैं। पहला कि नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलाए जाते थे। भाई साहब, किसी आदमी के पास अगर करोड़ रुपए होगा भी तो भी वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि अपने कपड़े पेरिस में धुलवाएगा। और नेहरू के कौन से कपड़े में आपने देखा है? कोई फोटो नेहरू की निकालिए, हमेशा नेहरू खादी में या एक सिंपल कोट में फुल स्किन वाले इसी में दिखाई देते हैं। तो वो कोई ऐसे कपड़े नहीं हैं कि जिनकी प्रेस या धुलाई भारत में नहीं संभव है। तो ये कोरी बकवास है, झूठ है। हाँ, लेकिन नेहरू के पिता जरूर काफ़ी धनी थे और इलाहाबाद के सबसे धनी वकीलों में क्या बल्कि पूरे देश के सबसे प्रमुख विख्यात वकीलों में से एक थे। इलाहाबाद में सबसे पहले जिस घर में बिजली आई थी वो नेहरू का ही घर था, यानी आनंद भवन था। और सबसे पहले जिस घर में वाटर सप्लाई का नल लगा था वो भी इन्हीं का घर था। इलाहाबाद में सबसे पहले गाड़ी जिस घर में आई वो भी इन्हीं की गाड़ी थी। और फिर एक गाड़ी खरीदने के बाद 4-5 साल तक लगातार गाड़ियां खरीदते रहे, जिसके चलते एक टाइम ऐसा था जब नेहरू 1915-16 के आसपास कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते थे, तब गाड़ियों की कतारें खड़ी रहती थी आनंद भवन में। समझने की बात यही है कि एक लड़का जो लंदन में पढ़ाई करता हो, जिसके पिता देश के नामी गिरामी वकील हों, जिसके घर में कारों की कतारें खड़ी हों, और वो भी आज के समय नहीं, आज से 100 साल पहले जब इस देश में बिजली तक नहीं पहुंची थी हर घर में, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे समय वो लड़का अगर गांधी के विचारों पर चलना अख्तियार करे, अगर वो लड़का रेलवे के 3री श्रेणी के डब्बे में सफ़र करना चाहे, ब्रिटिश हुकूमत की लाठियाँ खाए, तो इसके पीछे उसकी दिली इच्छा हो सकती है, कोई साजिश नहीं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के श्रोतागण अक्सर उसको नेहरू की साजिश के तौर पर देखते हैं। खैर, चलते हैं अपने किस्से की तरफ और उन किस्सों से मुखातिब होते हैं जिनसे आपको नेहरू को समझने में कुछ मदद मिलेगी। दरअसल नेहरू के बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू की तस्वीरों को कई बार बहला फुसलाकर इधर उधर से फोटो क्रॉप के जरिए क्रॉप करके उसको रिवर्स करके और फोटो में कई इफेक्ट्स डाल के आपके फ़ोनों पर उतारा जाता है और फिर इसको नेहरू के चारित्रिक पतन के तौर पर दिखाया जाता है कि भाई देखिए, नेहरू एयरपोर्ट पर इस लड़की को किस कर रहे थे, इस लड़की को हक कर रहे थे। भाई साहब, वो नेहरू की ही बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की केवल एकमात्र पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया था। कई देशों में राजदूत रही थी। वही विजय लक्ष्मी पंडित 1954 में भारत आई थी, वापस लंदन में राजदूत थी, भारत आई थी। और तब के पंजाब के राज्यपाल ने उन्हें आमंत्रित किया था शिमला। अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब, पंजाब के राज्यपाल हैं तो शिमला क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि तब के पंजाब में जो राजधानी थी पूर्वी पंजाब की, चूंकि पश्चिमी पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया था, तो पूर्वी पंजाब की राजधानी शिमला बनी हुई थी। तो राज्यपाल ने शिमला आमंत्रित किया। विजय लक्ष्मी पंडित ने निमंत्रण स्वीकार किया, शिमला गईं और वहाँ गेस्ट हाउस में ठहरी और कुछ दिन बिताने के बाद चली आईं। अब चूंकि वो राज्यपाल की अतिथि थी, इसीलिए उस गेस्ट हाउस वाले ने विजय लक्ष्मी पंडित से पैसा मांगा नहीं, बिल नहीं पेमेंट करने को कहा। और किसी कारणोंवश राज्यपाल साहब भी बिल देना भूल गए। अब लगातार वहाँ का जो गेस्ट हाउस मालिक था, भाई था तो वो व्यापारी ही, उसे अपना पैसा चाहिए था। उसे लगा कि ये तो दिक्कत हो रही है, तो वो अपना सारा बिल लेके पंजाब के मुख्यमंत्री के पास चला गया। अच्छा, भूप के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर साहब। ये वही सच्चर साहब हैं जिनके बेटे ने सच्चर कमेटी बनाई थी, जो काफ़ी देश में लोकप्रिय है। उन्हें उसी बीच किसी कारणों से दिल्ली आना था।
दिल्ली आए तो नेहरू साहब को वो बिल भी दे दिया कि ये विजया लक्ष्मी जी गई थी, ये उसका बिल है। नेहरू ने बिल देखा तो तुरंत वो चेकबुक निकाले और तुरंत सिग्नेचर करने लगे, लेकिन तभी उनका ध्यान अपने खाते पर गया। तो खाते पर केवल 1100 रुपया थे, उतने थे ही नहीं जितने का बिल था। तो नेहरू ने उनसे कहा कि अभी 1000 रुपये ले लीजिए, बाकी का पैसा मैं जब यूरोप जा रहा हूँ लौट कर आऊँगा तब दे दूँगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद 2 किस्तों में नेहरू ने वो पूरा पैसा अदा किया। अब आप खुद सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री के पास जब खाते में 2000 रुपये नहीं थे तो वो कहाँ वो कि उसके पास जेब में 5000 रुपये का गुलाब लगा के घूमता था। लोग झूठ फैलाते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि जो जिस आदमी के खाते में 2000 रुपये ना हो वो 5000 का गुलाब लगा के घूमेगा। एक और आपको बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग नेहरू से जुड़ी हुई। अक्सर लोग कहते हैं कि 1983 से पहले इस देश में खाली फिएट और एम्बेसडर ही चलती थी, सस्ती कारें मारुति 800 के बाद ही आनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये झूठ है। झूठ क्या है, या ज़्यादा पॉपुलर बात हो गई है सिर्फ इसीलिए। असल में इस देश में चेन्नई की एक स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी भी थी जो स्वदेशी गाड़ी बनाती थी। वो बहुत छोटी होती थी स्टैंडर्ड के नाम से, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होती थी, स्वदेशी थी। अब फिएट एम्बेसडर जैसी तो नहीं ही थी। और जब 47 में देश आज़ाद हुआ तब हमारी जीडीपी 0 थी। विदेशी कर्जा जो हमने दिया था वो जिसको दिया था वो खुद कंगाल हो गया था, मतलब एनपीए वाली हालत हो गई थी कि ऐसा कर्जा जो कभी आएगा ही नहीं। तो ये स्थिति ब्रिटेन की हो चुकी थी और तत्कालिक तौर से जितनी भी सामानें हमें जरूरी लगती थी वे सभी हमें विदेश से मंगानी पड़ती थी, यहाँ तक कि गेहूं चावल तक। तो नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी कि कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाए। इसके लिए नेहरू कभी भाषण नहीं देते थे, खुद से अपना आचरण ऐसा करके देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते थे। नेहरू के कपड़े हमेशा खादी के होते थे, तो उनकी धुलाई प्रेस कराई कपड़ा सब यहीं से होता था, बार बार कपड़े तो बदलते नहीं रहते थे। दूसरी बात, नेहरू पहले फिएट एम्बेसडर ही उनको सरकारी तौर से मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये विदेशी सामानों का प्रतीक है और अगर हम स्वदेशी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हमें पूर्णतः स्वदेशी होना होगा। इसलिए उन्होंने वही चेन्नई वाली स्वदेशी कंपनी की छोटी वाली गाड़ी ले ली थी और उसी में चलते थे, लेकिन कभी इस चीज़ को प्रचारित नहीं किया गया। स्वदेशी का प्रोत्साहन नेहरू की नीति से ही संभव होगा, भाषण देने से और बात करने से नहीं, उसके अनुरूप आचरण करके ही तमाम बातों को जनता के सामने रखना पड़ता है, तभी जनता उसी के हिसाब से आचरण करती है। हमारे यहाँ संस्कृत में पहले ही कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए